स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनीस शाह। 24 नवंबर 2023 को महिंद्रा समूह के ग्रुप सीईओ अनीस शाह को 2023-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है ये हस्तिनापुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो इसे अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की बात है, ये 1986 में इसे अभ्यारण्य के रूप में यानी कि वन्यजीव विहार के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है? तो राजघाट बांध परियोजना जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस पे अवस्थित है? तो राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो बेतवा नदी यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा है, इसलिए दिया गया सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। और जो सही ऑप्शन है उसे आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम जो है पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंच रथ है। ठीक है, यानी कि इसमें 5 रथ शामिल हैं। कौन कौन से रथ हैं इसमें? 5 जो हैं। पहला है इसमें धर्मराज रथ, दूसरा है भीम रथ, और तीसरा है अर्जुन रथ, और चौथा है द्रौपदी रथ, और 5वां जो है वो नकुल सहदेव रथ है। अच्छा, ये धर्मराज रथ इसको क्यों बोला जाता है? धर्मराज रथ मतलब धर्मराज युधिष्ठिर को बोला जाता है, और युधिष्ठिर के नाम पर ही इसे धर्मराज रथ बोला जाता है। ठीक है, अब इन 5 रथों में जो सबसे बड़ा रथ है वो धर्मराज रथ है, और द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा रथ है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपके महाबलीपुरम की बात किया मैंने, मीनाक्षी मंदिर की बात की, कोणार्क मंदिर की बात की, और एलोरा अजंता की गुफाओं की अगर बात करती हूँ, खजुराहो की बात करती हूँ, तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से निश्चित तौर पे आपको अपने क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है? हल्के में नहीं लेना है। जहाँ से भी इस पॉइंट्स के विषय में आपको कुछ भी मिल रहा है उसको थोड़ा बहुत पढ़ करके अपना नोट्स बना लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में देखेंगे, किस प्रकाश के रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ विकल्प के हिसाब से हमको देखना है, विकल्प के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नारंगी रंग की जो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी? सबसे अधिक होगी। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। जब किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो क्या होगा? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। या फिर कभी आपने अगर रेनबो देखा होगा तो वहाँ पे भी क्या देखते होंगे, उसमें 7 लेयर बनते हैं जो कि 7 रंगों में डिवाइड होते हैं, जिसमें क्या होता है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, इन रंगों में बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, और बैगनी रंग की जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। तो देखिए रेनबो से संबंधित ये आपके जो है क्वेश्चंस हमेशा 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आवृत्ति, एक तो तरंगदैर्ध्य। ठीक है, किसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, किसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, किसका आवृत्ति अधिक होता है, किसका आवृत्ति जो है कम होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम होती है, और आवृत्ति जो है इसकी बैगनी रंग की सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होती है, और आवृत्ति जो होती है इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, और लाल रंग के बाद क्या आता है? आपका नारंगी रंग आता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ पे आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
से ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था 2021 से 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रदर्शनी 2023 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। इसका कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, मतलब ये सबसे एक्टिव कोशिका एक तरीके से समझिए क्या होती है, एक तरीके से ये सबसे एक्टिव कोशिका होती है। मतलब जैसे होता है, मान लीजिए आपको कहीं शरीर में चोट लगा तो आप उसको कैसे फील करते हो, आपके दिमाग को ही तो सबसे पहले पता चलता है। तो ये जो कोशिका है सबसे बहुत तेज़ी से काम करती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड एवं वायु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में आयोजन किया गया है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ये जो चिन्ह है ये सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है, वाराणसी के सारनाथ के अशोक के चतुर्सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाज़ा जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और ये क्या है, एक प्रकार का आपका पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, इसकी जो इस दरवाजे की टोटल जो ऊंचाई है वो 60 फीट है। ठीक है, आप अपने घरों में कितने फीट का दरवाज़ा लगाते होंगे, मैक्सिमम 7 फीट का लगाते होंगे। और इसकी जो हाइट है मैक्सिमम वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 60 फीट है, यानी कि 60 फीट है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था नवाब आसफ उल दौला ने कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन में घुलनशील नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन विटामिन में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन ए जो दिया है रेटिनॉल, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये रेटिनॉल जो है ये क्या है, ये आपका विटामिन ए का जो है ये रासायनिक नाम है। ठीक है, आपका जो रासायनिक नाम है किसका है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। और रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का जो है ये क्या आपका रासायनिक नाम है। इसके बाद हम जान लेंगे कि ये वसा में घुलनशील होता है और पानी में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील ये नहीं होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग के उपचार के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली, दूध, रोटी, ये इसके स्रोत होते हैं। अगर किसी को रतौंधी रोग हो जाता है तो उसके लिए ये जो भोजन बता रहे हैं ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के भी जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में होता तो इनको भी आप चुनाव में ज़रूर करते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, तो आपका एस्ट्रोजन जो है ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में संपन्न
एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। और भारत होने की वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित करके जीता। ठीक है, भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है और इस टूर्नामेंट में भारत के कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक क्या किया था? भारत पर शासन किया था। ठीक है, देखिए गुलाम वंश के सुल्तानों का जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर के 1290 तक था। ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से लेकर के आपके 1320 तक रहा। ठीक है, खिलजी वंश का। इसके बाद लोदी वंश का जो कार्यकाल रहा वो 1421 से लेकर के 1526 तक था। ठीक है, आप निकाल करके ईयर काउंट कर लीजिएगा। इसके बाद 1320 से लेकर के 1412 तक आपका क्या था? इसके बाद आपका क्या था? तुगलक वंश का शासनकाल रहा है। तो सबसे लंबा जो आप देख पा रहे हो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? तुगलक वंश का रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरजा भनोट। अशोक चक्र जो है ये शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सितंबर 1996 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपराहित विमान में जो है क्या है, कुछ आपके यात्री मौजूद थे। उनकी सहायता और सुरक्षा के लिए नीरजा भानोट ने क्या किया था? आतंकवादियों से काफ़ी कशमकश किया था और आतंकवादियों की गोली से ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है भारत सरकार द्वारा उनको वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और यह पद प्राप्त करने वाली वह पहली महिला हैं और ये बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इसी की वजह से जो है 28 फरवरी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए, मीरा कुमार क्या हो जाएंगी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी। इनका कार्यकाल था 4 जून से लेकर के 4 जून 2009 से लेकर के 4 जून 2014 तक इनका कार्यकाल था और ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही हैं? तो सुमित्रा महाजन जो हैं ये भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलेंगे आगे, क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, गोंड जनजाति समूह जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति समूह है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उपस्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है,
घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं? ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान जो है ये नर्मदा नदी का क्या है, घाटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है ये नमचा बरवा है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बनाएंगे अगला क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपका भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो क्या है, 7वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा जो है इसका विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। इसके लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो थे वे जाकिर हुसैन थे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी और जो शिक्षा की एज होगी उनकी वो क्या होगी, 6 से 14 वर्ष होगी। 6 से 14 वर्ष के बीच की जो 7 साल की एज है इसमें यानी कि उनके क्षेत्रीय भाषा, उनके मातृभाषा में उनको क्या किया जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, किसी अन्य भाषा के लिए उन्हें प्रेरित या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था। इसका सही क्रम बताना है कि कब जो है, मतलब यहाँ पे इसका प्रभाव सबसे पहले पड़ा था, फिर उसके बाद दूसरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, इसका प्रभाव हम जान लेते हैं। तो 1857 में जो है 29 मार्च को ही इसका प्रभाव बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो बैरकपुर कहाँ पे है, चौथा पॉइंट यहाँ पे। तो देख लीजिए चौथा पॉइंट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि कब ये प्रभावी हुआ था। 1857 की क्रांति धीरे धीरे जैसे पूरे देश में कैसे ये व्याप्त हुआ था। तो 1857 की क्रांति जो है बैरकपुर के छावनी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद 10 मई 1857 को ये जो विद्रोह है ये मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ में भड़का था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, मेरठ हो गया। और तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा 12 मई 1857 को जो है आपका ये कहाँ पे, मेरठ के विद्रोही सैनिक क्या हो गए, दिल्ली पहुंच गए थे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और जून 1857 में ये जो विद्रोह है वो कहाँ पे पहुंच गया था, झांसी तक पहुंच गया था। तो ये इसका क्रम है, तो इसको आप सुमेलित कर लेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जो हैं, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे, तो इसके पहले कुलपति थे सुंदरलाल को बनाया गया था। सर सुंदरलाल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? देखिए ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। ठीक है, तो नाबार्ड का जो विस्तृत रूप है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंग्लिश में है, तो हो सकता है इंग्लिश में आपसे पूछे, हो सकता है हिंदी में आपसे पूछे, तो इसको आपको दोनों में ही नोट करना है। तो यहाँ पे बी आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी में भावार्थ क्या होगा, तो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई
1982 को किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं। वर्तमान में सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह की संख्या वाला जो ग्रह है वो क्या है? शनि है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0 उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह के भी 0 उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का 1 उपग्रह है। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2 है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? शनि के 145 उपग्रह हैं। इस प्रकार से शनि जो है ये सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह है। ठीक है, अरुण के कितने जो उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं और वरुण के 14 उपग्रह हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जब आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस मतलब अगर कोई भी पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, साइबर अपराध निम्न में से मूलतः संबंधित होता है। तो देखिए, साइबर अपराध का मतलब यही है कि किस प्रकार से मतलब कि सोशल मीडिया के द्वारा से, सोशल साइट्स के द्वारा से किस प्रकार से ये जो आज की नई तकनीक है इसके द्वारा से किस प्रकार से क्राइम हो रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो कंप्यूटर के द्वारा भी आपके क्राइम किए जा रहे हैं, इंटरनेट से भी हो रहा है और संचार युक्तियों के द्वारा से भी क्या हो रहा है, आपके साइबर अपराध किए जा रहे हैं। तो अभी जो नई नई तकनीक जितनी भी डेवलप की जा रही है ये हमारे जीवन को आसान तो बना रही है, लेकिन उतना ही क्या है यहाँ पे हमारे लिए मतलब मुश्किल भी होता जा रहा है, क्योंकि हम जितना आसानी से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे डिटेल आप देखते होंगे कि बहुत सारा प्रोसेस आ गया है कि OTP ले करके आपके अकाउंट से पूरा ही पैसा क्या कर दिया जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, नील हो जा रहा है। तो OTP शेयर नहीं करना है। कभी कभी आपको फ्रॉड कॉल आते हैं जिसमें आपके ATM के पिन पूछे जाते हैं, आपके सारे डिटेल पूछे जाते हैं और आपको फर्जी कॉल आती है। तो आपको भी ये ध्यान में होना चाहिए कि बैंक कभी आपको कॉल करके आपसे ATM से संबंधित किसी भी प्रकार का या आपके पासबुक से संबंधित कोई भी डिटेल, आपका पर्सनल डिटेल कभी नहीं पूछता है। आपको ज़रूरत है तो आप अपने बैंक पे जाइए। तो इसी प्रकार के जो अपराध होते हैं ये साइबर अपराध होते हैं। टाइम टाइम पे आप देखते होंगे कि साइबर अपराध की मतलब ये चीज़ें हैक कर ली गई हैं, ऐसे हो गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो साइबर अपराध का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, अगर बहुत बड़े तरीके से साइबर अपराध किया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर डगमगा दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए, तो उस देश को पूरी तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यही इसका मेन रीज़न होता है। अगर देखा जाए बहुत बड़े स्तर पर साइबर अपराध का जो सबसे बड़ा लॉस है क्या है, ठीक है, तो यही है कि ये पूरी तरीके से किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग को भी अपडेट रहने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न हम अपना देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा हिंदी का है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शब्द जो होता है ये क्या होता है, शब्द जो है ये किसी भी भाषा का लघुत्तम सार्थक इकाई होता है। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछ ले कि लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है तो वो क्या होता है, शब्द होता है। देखिए, ध्वनि जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि आप पहले किसी भी धुन को सुनोगे आप समझ जाते हो कि ये धुन किधर की है। ठीक है, किस धुन में बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप मतलब कौन सा शब्द बोलेगा फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि भाषा किस शब्द, ये जो शब्द यूज किया जा रहा है किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। और अगर आपसे सीधे तौर पर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो ध्वनि होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है नेत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेता का क्या होता है, नेत्री होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गिद्ध का तत्सम रूप कौन सा है? गिद्ध का
तत्सम रूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिद्ध होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? गिद्ध का तत्सम, आपका तत्सम रूप होता है। ठीक है, और ये जो गिद्ध दिया हुआ है ये तद्भव अशुद्ध रूप में, जैसा कि हम अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं, वो दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? ये 14 जो दिया है ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, जैसा कि हम बोलचाल में चतुर्दश जो होता है ये क्या हो जाएगा? चतुर्दश जो हो जाएगा ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द होते क्या हैं? संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम बोलते हैं, और उससे जो विकृत करके, बिगाड़ करके संस्कृत शब्द के रूप को शब्द बनाए जाते हैं उसे हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि है, ठीक है, तो अग्नि को हम तद्भव क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। अग्नि क्या है? तत्सम है। पुष्प है तो हम क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। शलाका है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्या है? तत्सम है। और बाकी जो दिया हुआ है आपका क्या यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो ये तद्भव का आपको पहचान करना था। अगला क्वेश्चन है, पश्ची का पर्यायवाची है। तो पश्ची का पर्यायवाची क्या है? द्विज जो होता है पश्ची का पर्यायवाची होता है। पश्ची का पर्यायवाची देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट कर लेंगे। द्विज, विहग, विहंग, खग, पखेरु, लोग बोलते हैं ना पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, यानी कि प्राण रूपी पंछी उड़ गया। ठीक है, पखेरु, परिंदा बोलते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परिंदा किसको बोलते हैं? पक्षी को बोलते हैं। ठीक है, पतंग, शकुंत, चिड़िया, ये सभी क्या हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे, अपसरण का विलोम होगा। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण हो जाएगा। अभिसरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अपोजिट बताना था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म को बताना है। तो देखिए यहाँ पे सभी का पेयर बनाया हुआ है, शब्द है और उसके विलोम दिए हुए हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा पेयर जो है वो गलत दिया हुआ है। देखिए, घात, प्रतिघात, यानी घात के बाद दोबारा जो घात हो यानी कि सामने वाले पक्ष के साथ में, तो वो क्या होता है? प्रतिघात होता है। अगर किसी के साथ आप घात कर रहे हो तो सामने वाला भी आपके साथ घात करेगा, तो क्या होगा? प्रतिघात। ठीक, तो घात का प्रतिघात। प्रसारण मतलब फैल जाना, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, तो प्रसारण का संकुचन, ये भी पेयर आपका सही दिया हुआ है। इसके बाद शाश्वत मतलब भी सदैव होता है, और सदैव का अर्थ क्या है? सदैव ही होगा, हमेशा ही होगा। तो दोनों क्या हैं? ये समानार्थी शब्द वाले हैं। ठीक है, समानार्थी हैं, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है ये मद का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए, शिथिल जो है ये मद का समानार्थी नहीं है। ठीक है, मद का मतलब गर्व। ठीक है, मद मतलब लोग बोलते हैं ना मद में छा गया है। ठीक है, मतलब गर्व में आ गया है। मद्य होता है नशा, कभी कभी मद को बोलते हैं, आप लीगल भाषा जब यूज करते हो तो लीगल में हिंदी के जो शब्द होते हैं वहाँ पे आप देखोगे मद का मतलब क्या होता है? नशे में डूबा, नशे में धुत इंसान। ठीक है, तो मद मतलब क्या होता है? नशा भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शिथिल जो है इसका समानार्थी नहीं होता है मद का। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान करके चिन्हित करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द समूह का, वो क्या हो जाएगा? अंग, अवयव, अंश, शरीर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? तो राज्य द्वारा जो निकाला गया आदेश होता है उसे अध्यादेश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है, शासन द्वारा जारी किया गया कानून जो होता है उसे अधिनियम बोला जाता है। अधिनियम क्या होता है? शासन द्वारा जो भी बिल पास किए जाए या कानून पास किए जाएं उसे अधिनियम बोला जाता है। और वह आधिकारिक सूचना जो विशेषतः राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना बोला जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को
सहायता के लिए दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द बताना है आपको। कि किसानों की सहायता के लिए जो क्या किया जाता है, किसानों की सहायता के लिए जो धन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तकावी। तकावी बोला जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। ठीक है, युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब कि युवकों को क्या हो जाने पर उनका विवाह करना चाहिए। तो युवक जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो क्या मतलब, देखिए ये एक प्रकार का मुहावरा है कि जब अपने लड़का अपने पैर पे खड़ा होगा तभी इसका विवाह होगा। तो क्या वो उससे पहले वो मतलब कि अगर मतलब बचपन से लेकर के जवानी तक क्या वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। तो एक प्रकार का मुहावरा बोला जाता है कि जब ये लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, अपना जीविकापार्जन करने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका विवाह कर दिया जाएगा। यानी कि ये अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने योग्य हो जाएगा, फिर इसका विवाह जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या सबसे सही सटीक ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही युवकों का विवाह करना चाहिए। ठीक है, आगे है का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है। तो ये कहावत है का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है, तो ये कहावत किस ऑप्शन के लिए सटीक बताई गई है ये आपको बताना है। तो देखिए, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो या फिर काम समय पर न हो, समय का लाभ न उठाता, समय का पालन न करता। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, काम समय पर न होना। का बरखा जब कृषि सुखाए, तो मतलब बरखा मतलब बारिश से यहाँ पे मतलब है कि बरसात का क्या मतलब है, जब कृषि जो फसल है वो सूखने को आ गई। अगर फसल सूख रही है और उस टाइम पे वर्षा हो जाएगी तो कृषि क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मतलब फसल रद्द हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए काम का समय पर न होना क्या है, इस कहावत के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी के चीर का अर्थ क्या है, कभी भी न समाप्त होने वाला। क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो उनके जो वस्त्र हैं भगवान श्री कृष्ण की मतलब दया से या फिर आशीर्वाद से उनके जो वस्त्र हैं कभी समाप्त नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से वो निर्वस्त्र नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताना है। ठीक है, तो मनुजाद और मनुजात का क्या अर्थ होता है। देखिए, मनुजात का मतलब होता है मनुष्य या मनुपुत्र, मनुष्य या मनुपुत्र। ठीक है, और मनुजात का मतलब क्या होता है, नरभक्षक या फिर राक्षस। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये राक्षस सही नहीं लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, मनुजात का मतलब होता है मानव और मनुजाद का मतलब होता है राक्षस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग है, तो देखिए परिधन क्रम। ठीक है, परिधन क्रम, तो परिक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर जो हो जाएगा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्याय किससे बना है भाई, आप देखो, अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य मिलके क्या बना है, अन्याय बना है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, अन्य धन अन्य। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अन्य धन अन्य क्या हो जाएगा, अन्याय का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन से संधि विच्छेद का प्रयोग है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, इति धन इति। ठीक है, इति धन आदि होता है, इति धन आदि होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा हो जाएगा। तो इसका अगर आप विग्रह करते हैं, समास का मतलब क्या होता है, शब्द वाक्य को तोड़ना, विग्रह करना, तोड़ना उसको। ठीक है,
तो गुरु रूपी देव को हम क्या बोलते हैं? गुरु देव बोलते हैं। गुरु रूपी देवता या देव क्या कहलाएगा? गुरु देव कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी सेशन का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी उच्च श्रृंखल जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। देखिए, वर्तनी आपसे पूछी जाएगी तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल हो गया, प्रउज्ज्वल हो गया, और आवश्यक हो गया, अनावश्यक हो गया, प्रमाणित हो गया। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि अक्सर एग्जाम में शुद्ध वर्तनी के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनका अभ्यास थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। जैसे श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ों को आप सही तरीके से जान लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कुछ अभ्यास कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अभी तक आपको 11 इस मॉडल पेपर को लेकर के आपको 11 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं। मॉडल पेपर का अलग से प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। तो अगर आपने 1-2 ही मॉडल पेपर सॉल्व किया है तो बाकी मॉडल पेपर भी आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद अपना एक अच्छा रिजल्ट आप खुद बना सकते हैं कि इतने सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद आपके क्या रिस्पॉन्स रह रहे हैं, कितने नंबर आप बना पा रहे हो और कितने क्वेश्चन अधिक से अधिक आप सही कर पा रहे हो। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।